साथियों, इनकार्नेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम राजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि साइंस का हम प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन भी है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो भी है, यानी कि राजन सीरीज का जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हम कराएंगे। और इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन के उत्तर गलत दिए गए हैं तो उसको हम सही करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे या कौन थे, ठीक है। तो आपके भारत के जो है पहले है वो आपके हैं राकेश शर्मा है। कौन है? राकेश शर्मा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है पेट्रोल में होती है, तो पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसमें कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक। चलते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम। इसके बाद आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र आपका होगा CaCO3। क्या होगा? CaCO3, जो कि इसमें उत्तर देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत दिया गया है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, यानी सा वाला CaCO3, ठीक। इसके बाद आपका जो होता है अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपका कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन मुक्त होती है, ठीक। इसमें उत्तर दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गलत दिया गया है, ठीक। इसमें कौन सा आपका उत्तर सही है? ऑक्सीजन। आप देखते होंगे कि पेड़ पौधे से क्या करता है? पेड़ पौधे के प्रकाश के उपस्थिति में इसके बाद नीचे से जड़ से क्या करता है? H2O लेता है, प्लस इसके बाद जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसके बाद फिर आपका क्या बनाता है? C6H12O6, इसके बाद प्लस O2, यानी कि ग्लूकोज, और इसको ऑक्सीजन बनाता है। फिर इसको क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाना पौधों का, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक। इस प्रकार होता है। चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के समस्थानिक होते हैं तो परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, ये गलत बात है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों भिन्न होते हैं, ये गलत। इसके बाद है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों समान, ये भी गलत। यानी कि तत्व के समस्थानिक, स्थान की बात कर रहा है, तो जिसमें का स्थान मतलब समान होता है, यानी कि परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। यही आपका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? आप सभी लोगों को हम पहले ही भूगोल में पढ़ाए हैं। चंद्रमा क्या? चंद्रमा एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? यह आपका पृथ्वी का उपग्रह है। किसका है? पृथ्वी का है। अगर पूछ लेगा सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक आपका तारा है। अगर पूछ लेगा आपका पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी आपका एक ग्रह है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो, ऑप्शन दिया गया है, जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही बात है, यही आपका होता है। या जलीय विलयन में H+ आयन, यह भी आपको देखने को मिल सकता है, आयन, यह भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है जलीय विलयन में OH-, नहीं ये गलत है। जलीय विलयन में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, नहीं ये भी गलत है। जलीय विलयन में H3+ हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते हैं, ये नहीं करके दिया, जबकि यहाँ पे देना चाहिए हाँ बनाते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रबल क्षार है। तो
अब इसमें बनाना है प्रबल क्षार। प्रबल क्षार आपका क्या हो जाएगा, NaOH। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। ठीक, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्लाइट मोड डाल देते हैं इसको। चलिए, नासा का मुख्यालय स्थित है, तो नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वाशिंगटन DC। कहाँ है, वाशिंगटन DC, क्योंकि ये USA का है, ये जो नासा का जो संस्था है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता होती है, ये पुनः निर्मित नहीं होती है, इनकी संख्या उम्र के साथ बढ़ती है, इनका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इनका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, क्या होता है, इनका आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि किसी भी कोशिका का जो होता है आकार जो है निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, रात दिन का होना क्या है। तो रात दिन का आपका होना जो होता है यह आपका दैनिक परिवर्तन है। क्या है आपका, दैनिक परिवर्तन। दैनिक परिवर्तन, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है रासायनिक परिवर्तन, ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा प्राकृतिक परिवर्तन, यह भी आपका हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति से दिन और रात प्रकृति मतलब प्रकृति से ही संबंध, क्योंकि प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। और नियमित परिवर्तन, यह भी आपका सही है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सही सटीक आंसर आपका हो जाएगा नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन, यानी कि ये प्रकृति का भी परिवर्तन होता है और यह नियमित मतलब डेली घटित होने वाली घटना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पित्तरस बनता है, तो पित्तरस किस में बनता है, पित्तरस आपका लीवर में बनता है, यानी कि यकृत में। किस में बनता है, लीवर में या यकृत में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक आपका क्या होता है, चिमटा होता है। और प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, कैंची होता है। ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और सरौता आपका द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सुनामी का संबंध है, तो सुनामी का संबंध किससे है, प्रसिद्ध से, शरारती से। प्रसिद्ध शरारती से नहीं हो जाएगा। इसके बाद सी वाला जलमग्न लहर से, तो नहीं, जलमग्न तो ठीक है, लेकिन जलमग्न का मतलब इतना नहीं जलमग्न हो जाता है कोई चीज़ डूब जाए। बस सुनामी का मतलब होता है कि पानी के अंदर बस जैसे कोई चीज़ तूफान आता है या किसी चीज़ का जैसे वाइब्रेशन होता है, बस वही चीज़ होता है। तो क्या होता है, पानी के अंदर उत्पन्न लहर या हलचल जो उत्पन्न होती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बादल फटने का अर्थ है, बादल फटने का अर्थ का मतलब होता है बहुत अधिक कहीं एक जगह पर बारिश हो जाना। जैसे मान लीजिए बादल यहाँ पे फट गया, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे इतनी बारिश हो जाएगी ऐसा लगेगा कि बादल फट गया पूरा, है ना। तो क्या हो जाएगा, अचानक भारी वर्षा हो जाना। यहाँ पर क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा, अचानक भारी वर्षा हो जाना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है। तो जो आकस्मिक कंपन आपका होगा तो क्या होता है, अचानक से क्या चीज़ आता है आपका, भूकंप आता है। आपने सुना होगा कि अचानक से भूकंप आया, तो नेपाल में या इतने जो है सेंटीमीटर का भूकंप आया, 6.8 का या 8 कुछ आ जाता है। तो जब इतना सेंटीमीटर का जब आपका भूकंप आता है तो क्या होता है कि मतलब पृथ्वी हिलने लगती है, तब इसके बाद उस पर बने हुए घर वगैरह सब टूट फूट जाते हैं या गिर जाते हैं, है ना। उसमें बहुत से लोग दब जाते हैं, गाय भैंस ये सब और जीव जंतु जो भी रहते हैं उसके नीचे। ये होता है भूकंप। इसके बाद आपका अगला है, चक्रवात का आकार होता है। तो चक्रवात का आकार कैसा होता है, चक्रवात का आकार अंडाकार होता है। ऐसे करके चक्रवात आता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, कुछ इस प्रकार ऐसे हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो प्लूटो को हटा दिया गया था। किसको हटा दिया गया था और यह क्यों हटा दिया गया, क्योंकि ग्रह का एक नियम होता है कि कोई भी आकाशीय पिंड जब सूर्य के
सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा में गति करता रहेगा तब वह जो है क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा हमेशा। अब यह प्लूटो क्या कर रहा था, प्लूटो या हम इसे कहते हैं, ये उस अपनी कक्षा को जो काट कर दूसरी कक्षा में चला जा रहा था, इसलिए यह अनियमित गति कर रहा था, इसलिए इसे जो इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है 2006 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है अधपका मांस खाने से होने वाला रोग। अब देखिए रोग वाला जो है आपका चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एकदम पक्का आएगा, एकदम 100% आएगा। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रेक्स। क्या हो जाएगा, एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रसांकुर यानी विलाई संरचना पाई जाती है। तो रसांकुर किसमें पाया जाता है, क्षुद्रांत में, लार ग्रंथि में, यकृत में, हृदय में। तो किसमें पाया जाता है, क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक, क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ। तो ये आपका प्रस्तुत हुआ था 2005 में। कब हुआ था, 2005 में हुआ था। तो इसका आंसर नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अब जनसंख्या विस्फोट का कारण है। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। यही तो होगा ना, तभी तो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनियंत्रित जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि। जब जन्म दर होगी तो जनसंख्या जाहिर सी बात है बढ़ेगी, तो क्या हो जाएगा, तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है सुनामी का निर्माण होता है। तो सुनामी का निर्माण कब होता है, जब सुनामी का निर्माण कब होता है, जब प्लेटें जो होती हैं खिसकने लगती हैं पृथ्वी के अंदर। क्या होता है, जब प्लेटें जो है आपस में टकराती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या होती हैं, प्लेटें होती हैं। इसके बाद जब प्लेटें जब जो है एक दूसरे में जब टकराती हैं तो क्या होता है, तभी आपका सुनामी आता है। ठीक है, तो चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है, अपर्दन होता है। ठीक है, मृदा अपर्दन होता है। वैश्विक ऊष्मा ये नहीं आपका हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, डाईहाइड्रेस। क्या कहते हैं, डाईड्राइसिड। क्या कहलाते हैं, डाईड्राइसिड कहलाते हैं। चलिए आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्वेश्चन है जिन लवण को जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन व एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं वे कहलाते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, वे आपके सामान्य लवण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे आपका HCl है, HCl क्योंकि इस पर भी एक धनायन है और इस पर एक ऋण है, दोनों मिलकर आपका क्या बनाता है, सामान्य लवण बनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण है। तो जल प्रदूषण का कारण क्या हो जाएगा, वाहित मल हो जाएगा। जैसे उसमें फैक्ट्रियों के वाहित मल जो जाके जो जल में मिलते हैं वही जाके जल को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर। वायु प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन से, कूड़े को जलाना भी वायु प्रदूषण है, मोटर वाहनों का धुआं भी वायु प्रदूषण है, आग लगाना भी वायु प्रदूषण है, यानी ये सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। तो द्वितीय प्रकार का आपका उत्तोलक कौन सा आपका हो जाएगा, बोतल खोलने वाली मशीन भी आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोतल खोलने वाली मशीन आपका हो जाएगा, है ना। चलिए, और कैंची आपका किस प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम यानी कि 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है। अम्ल व क्षारों की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, उसके आयन की मात्रा पर। किस पर, उसके आयन की मात्रा पर। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आ ही इसका सही जवाब हो जाएगा।
प्रबल अम्ल अथवा क्षार वह है जो जल में अस्थायी होते हैं, जिनका अणुभार अधिक हो, जो जल में अधिक आयनित हो। तो क्या होते हैं? जो जल में अधिक आयनित होते हैं वे आपके अम्ल अथवा क्षार कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर। इलेक्ट्रॉन दाता तथा इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के मध्य उपसहसंयोजी बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया आपका आयनन कहलाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, आयनन। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर। उदासीनीकरण क्रिया में है। क्रियाकरण क्या कहलाता है? एक सेकंड, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। उदासीनीकरण क्रिया में होता है। उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? अम्ल बनता है, क्षार बनता है, क्षारक बनता है, लवण व जल बनते हैं। तो क्या बनता है? उदासीनीकरण क्रिया में लवण व जल बनते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं। तो घड़ी में जब हम चाबी भरते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा जो है उसमें संग्रहित करते हैं? स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद जब वह चाबी भर के जब छोड़ देते हैं, इसके बाद जब वह गतिमान होना स्टार्ट होती है तब जाके वह जो है उसमें गतिज ऊर्जा आती है। इसके पहले उसमें स्थितिज ऊर्जा हम लोग भरते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण किस में किया जाता है? आपका एड्स में किया जाता है। किस में किया जाता है? एड्स में किया जाता है। इसके बाद 6 में परीक्षण कौन सा किया जाता है? एक होता है टीबी गोल्ड करके। क्या होता है? टीबी गोल्ड यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। एक सेकंड, इसमें ऐसे स्टेज होता है T1, T2, T3 करके, इसमें 3 स्तर भी होता है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस किस में होता है? आपका 6 में। और टाइफाइड में क्या होता है? विडाल होता है, विडाल इसमें टेस्ट होता है। ठीक है, और आपका जो है किसमें? एड्स में कौन सा परीक्षण होता है? एलिसा परीक्षण होता है। ठीक, चलिए इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। नाइट्रोजन अणु में होता है। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? नाइट्रोजन अणु में आपका त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, कैसे होता है? जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जैसे देखिए अष्टक पूर्ण होना चाहिए 2, 8, ऐसे करके आपका अष्टक होता है 2, 8, 18। तो इसमें त्रिक बंध क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो होता है इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक आपका 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो 7 का जब आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो लास्ट में कितना बच रहा है? 3 और बच रहा है इसमें, इसको कक्षा को भरने के लिए। तो यही आपका त्रिक सहसंयोजी बंध होता है। जैसे किसी के साथ अगर ये साझा करेगा तो वह त्रिक सहसंयोजी बंध बनाएगा। ठीक, जैसे क्या है ये, जैसे देखिए यहाँ क्या है? नाइट्रोजन है ना। अब नाइट्रोजन के साथ किसी के साथ अगर हम उसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो वह इस तरह बनाएगा। हम बता देना आपको। देखिए जैसे क्या है कि ये आपका नाइट्रोजन है। ठीक, अब इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2, यानी कि दूसरे वाले कक्षा में कितना आ जा रहा है? 5 आ रहा है, 3 की कमी हो जा रही है। तो यानी कि 3 की अगर मान ली इसके पास 3 की कमी हो जा रही है तो 3 यह क्या करेगा? किसी अगले वाले से 3 ले लेगा। जैसे किसी इससे ले लेगा 3, तब यह मिला के इसके साथ ये इसका अष्टक आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक, 3 ये इसका हो जाएगा, 3 जैसे 2, 2, 4, 2, 6 ये हो गया। इसके बाद 7, 8, फिर ये अपना 2 ले लेगा। ये इस प्रकार मतलब होता है। चलिए कभी मतलब अगर केमिस्ट्री पढ़ाने को मतलब टाइम मिलेगा तो हम बनाएंगे किस प्रकार बांड वगैरह बनता है, सहसंयोजी बंध होता है, उपसहसंयोजी बंध बनता है। इन सब के अंदर बांड कौन कौन से होते हैं? सिंगल बांड, डबल बांड, है ना, ट्रिपल बांड, ये सब इसके अंतर्गत केमिस्ट्री में होता, सब अच्छे से बताएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर 15 है तो द्रव्यमान संख्या 40 है, तो तत्व के परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए क्या होता है इसमें जो होता है परमाणु भार, जो भार होता है इसमें क्या करते हैं? भार माइनस द्रव्यमानों की संख्या, यानी कि संख्या से क्या करते हैं? घटा देते हैं। जब संख्या से घटा देते हैं तो कितना?
40 माइनस 15 करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा? आपका आ जाएगा 25। तो 25 है ऑप्शन में, देखिए यहाँ 25 ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करते हैं हम, घटा देते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन बराबर भार माइनस संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो आपका किस में चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? यानी कि जो मानव के द्वारा आपदा नहीं होती है वो बताइए। जैसे देखिए भूकंप क्या है, ये आपके मानव के द्वारा नहीं आता है, ये आपका प्राकृतिक आपदा है। जैसे देखिए रेल दुर्घटना, ये आपका देखिए मानव कृत, मतलब कि मानव के द्वारा जो है दुर्घटना होती है, ये आपका मानवकृत है, यानी कि मानवकृत आपदा नहीं है, यानी कि हमें प्राकृतिक आपदा बताना है। ठीक है, ये आपका मानवकृत हो गया। अग्निकांड ये भी मानवकृत हो गया, बम विस्फोट ये भी मानवकृत हो गया। यानी कि भूकंप एक ऐसा है जो यह प्राकृतिक घटना, यही आपको बताना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा है मानवकृत आपदा नहीं है। तो मानवकृत आपदा कौन सा है? भूकंप नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन आपका देखिए बल्ब का जलना है। अगर आप इसमें से अगर आप इलेक्ट्रिक हटा देंगे तो बल्ब फिर आपका क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा, यानी कि जलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर क्या आप दूध से दही बना दें, क्या आप दही से फिर आप दूध बना सकते हैं? तो आप नहीं बना सकते हैं। तो यह कौन सा परिवर्तन है? यह आपका रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा? रासायनिक। इसके बाद कागज़ का जलना। कागज़ का जलना क्या है? यह भी आपका एक ऐसा परिवर्तन है जिसे हम जो है इसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो बल्ब का जलना, इसका राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन या 43 नंबर क्वेश्चन पर। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विटामिन डी सबसे सस्ता कहाँ मिलता है? आपका धूप से मिलता है। किससे मिलता है? सूर्य की रोशनी से। लेकिन सबसे जो यानी कि जो सबसे तेज़ जब धूप होती है वो धूप नहीं। कौन सी धूप? सुबह की धूप। सुबह की धूप जब हल्की हल्की जब धूप होती है, सुबह धूप जब वही जब धूप हल्की हल्की जब आती है तो वही धूप जो है हम लोगों को लेना चाहिए, जो कि वह विटामिन डी का कार्य करती है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अगला है आपका, सरौता में आलम्ब होता है, तो आलम्ब कहाँ होता है? आलम्ब किनारे पर होता है। देखिए कैसे होता है सरौता, देखिए कुछ इस तरह होता है, ऐसे करके होता है। देखिए हम सरौता बना दे रहे हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया? ये आपका सरौता हो गया, ये आपका हत्था हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका सरौता हो। इसके बीच रख के कोई भी चीज़, यहाँ पे भार होता है, यहाँ पे आलम्ब हो, सॉरी यहाँ पे कोई वस्तु होती है, यहाँ पे जो होता है आलम्ब होता है, यहाँ पे आपका भार लगाते हैं कोई भी चीज़। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बल लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। और यहाँ पे वस्तु यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे आलम्ब होता है, यानी कि यहाँ पे भार लगता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कौन सा क्वेश्चन? ये वाला हो गया, हाँ सरौता वाला हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब एवं आयाम, जबकि इसे आयास लिखना चाहिए, आयास के मध्य भार होता है। तो आयास के मध्य जो भार होता है वह आप कौन सा इसका उदाहरण हो जाएगा? आपका ट्राली हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण कौन सा आपका सही हो जाएगा? ट्राली आपका हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका मध्य में भार होता है। तो क्या कहता है, जैसे देखिए टाली होती है ऐसी ही ना, तो बीच में ही तो भार लगा होता है कि सारा कुछ जो भी इसमें लोड हुआ रहता है ये सब भार किससे? टाली में बीच में ही तो रहता है। तो ये आपका उत्तर इसका आपका टाली इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यह आपका यांत्रिक ऊर्जा है ना, तो यानी कि यंत्र में, तो आपका विद्युत मोटर, सितार, सोलर सेल, डायनेमो। तो विद्युत मोटर जो होता है
ये आपका यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कैसे करता है? जैसे जब आप विद्युत देते हैं यानी जब आप विद्युत ऊर्जा देते हैं तो यह किसमें यांत्रिक ऊर्जा यानी कि यह जो है नाचना स्टार्ट हो जाता है, तो यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में यानी कि वही क्वेश्चन जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनाते हैं। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये वाला। विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक आपका कौन सा हो जाएगा? सरौता हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाएगा CaCO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए उत्तर सही दिया, लेकिन वहाँ पे पिछले वाले पेज में जो है उत्तर इसका गलत दिया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 52 नंबर क्वेश्चन है, सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो सोलर सेल में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। पहली बात क्या होता है, सोलर सिस्टम का काम क्या होता है कि सूर्य से प्रकाश लेना, इसके बाद जो है उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके विद्युत उत्पन्न करना, यानी कि प्रकाश से विद्युत बनाना। तो यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आप किस कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। अब विटामिन बी के कई भाग है, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, B4 ऐसे करके B12 तक कितना तक है? विटामिन B12 तक। अगला बढ़ते हैं, जड़ों द्वारा वर्धी प्रजनन होता है। तो वर्धी प्रजनन किस में होता है? वर्धी प्रजनन आपका होता है शकरकंद में होता है। किस में होता है? शकरकंद में होता है। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका हो जाएगा, चंद्र ग्रहण की घटना होती है। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन। तो आपकी कब घटना होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन है, DPT के टीके से बचाव होता है। तो DPT के जो होते हैं, जब टीके जब लग जाते हैं तो ये किन चीज़ का बचाव करता है? आपका टिटनस का ही बचाव करता है, डिप्थीरिया का, काली खांसी, यानी उपयुक्त तीनों का ये बचाव करता है। क्या करता है? तीनों का बचाव करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। CaSO4 में Ca की संयोजकता कितनी होती है? CaSO4 में तो इसकी संयोजकता आपकी कितनी होती है? इसमें संयोजकता इसकी 2 होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग में वृद्धि होता है। किसके लिए होता है? रोगाणुओं के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, कीड़े मकोड़े में, इल्लियों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब कीड़े मकोड़े जब लगते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो है कीटनाशक का दवाओं का हम लोग प्रयोग करते हैं, ताकि कीट जो है उसको जो है मतलब उसको कोई रोग ना हो, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़े। ठीक है। खरीफ की फसल होती है, तो यह खरीफ की फसल है कौन सी? तो खरीफ की फसल कब होती है, बोई जाती है? आपका धान आप क्या होता है खरीफ के समय जो है आपका बोया जाता है। ठीक है। यह धान जो है खरीफ की फसल से संबंधित है। इनमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है? तो इंडिकेटर कौन सा नहीं है? इसमें देखिए लाल लिटमस, ये भी आपका एक पेपर है, इंडिकेट करता है। ठीक। इसके फिनाप्थलीन ये भी है आपका, मिथाइल ऑरेंज ये भी आपका इंडिकेट काम करता है। लेकिन एंटासिड आपका जो है ये आपका सूचक का कार्य नहीं करता है। ठीक। इसके बाद अगला कंपोस्ट खाद बनाई जाती है किससे? गोबर से, कूड़ा कचरा से।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आवाबा दोनों, क्योंकि गोबर से भी बनाया जाता है और कूड़ा कचरा से भी, यानी कूड़ा कचरा और गोबर इस सब का मिक्स का जो रूप होता है वह आपका कंपोस्ट खाद होता है। ठीक, इसके बाद आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे आप कैसे बढ़ते हैं? आपके तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है, अति शीघ्र से बढ़ते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप देखेंगे कि नाइट्रोजन 46% पाया जाता है उसमें, किसमें? यूरिया में। तो यूरिया हम लोग डालते हैं ना खेत में, गेहूं में या कहीं पे भी, तो क्या करते हैं, जल्दी से गेहूं बढ़ जाता है। तो मतलब उनकी लंबाई में जल्दी से वृद्धि करने के लिए अगर पूछा जाएगा, मतलब उनकी जो है ताकत लाने के लिए, तो उसमें डाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, जूल मात्रक है। तो जूल किसका मात्रक है? तो जूल का मात्रक कार्य का भी मात्रक होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आपका कार्य ऊर्जा दोनों का हो जाएगा। रबी की फसल है, तो रबी की फसल कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसल में तो हमने क्या बोया था? धान। और रबी की फसल में क्या बोलेंगे? चना, यानी कि गेहूँ, चना, है ना, गेहूँ आ जाएगा, चना आ जाएगा, जव आ जाएगा, ये सब आपका रबी की फसल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 65 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 66 नंबर, यांत्रिक लाभ होता है। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? W/F होता है। क्या होता है? W/F होता है। सरल मशीन है, सरल मशीन कौन से है? मोटरसाइकिल, घिरनी, सिलाई मशीन। तो सरल मशीन कौन सी है? घिरनी। आप देखते होंगे घिरनी छोटी सी क्या होती है, उसमें घिरनी लगी होती है इस प्रकार, उसमें ऐसे रस्सी करके जो खींचते हैं, बस यही होता है सबसे आसान मशीन। और सिलाई मशीन और मोटरसाइकिल ये सब थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घिरनी, आपका सरल मशीन आपका हो जाएगा। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है। तो भूमि का कटाव क्या होता है? कम होता है। ठीक है, ये आपका उत्तर गलत दिया है, समान रूप से नहीं, इसका वृक्षारोपण से भूमि का कटाव कम हो जाता है। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा कितनी होती है? 60 से 80% होती है। कितनी होती है? 60 से लगभग 80% होती हैं। बलुई दोमट मिट्टी में आपका आलू हुआ, है ना, यानी कि फसलें जो होती है बहुत अच्छा उगती है दोमट मिट्टी में। और अगर बलुई है तो बलुई में जैसे बालू में जो चीज़ें, यानी कि पृथ्वी के अंदर या ज़मीन के अंदर जो चीज़ें बढ़ती हैं, जैसे आप क्या हो गया, जैसे आपका आलू हो गया, आपका, और क्या चीज़ ज़मीन में होती है, चाहे आप जो है अदरक हो गया, है ना, क्या होता है? अदरक हो गया, या आपको क्या हो गया? अरवी हो गया। क्या हो गया? अरवी हो गया। ये सब क्या ज़मीन के अंदर उगता है। इसके बाद गाजर हो गया। ये सब आपका जो होता है बलुई, इस सब के लिए मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हैरो खेत से निकालने का काम करता है। तो क्या निकालता है? खरपतवार निकालता है। ठीक है, इसके बाद डिबलर से बुआई नहीं होती है। किस चीज़ की डिबलर से बुआई नहीं होती है? धान की नहीं होती है। किस चीज़? क्योंकि धान जो क्या कहता है? रोपा जाता है। हम लोग क्या करते हैं? धान बैठाते हैं। डिबलर से किसकी बुआई की जा सकती है? गेहूँ की किया जा सकता है, चने की किया जा सकता है, बाजरे का किया जा सकता है, लेकिन धान का क्या जाता है? बैठाया जाता है। लेकिन शायद अब जो है इस टाइम कहीं कहीं पे हमने देखा कि धान लोग छींट देते हैं, कहीं कहीं पे, सब जगह नहीं, बहुत कहीं कहीं पे, लेकिन हमारे यहाँ तो धान क्या है? रोपाई किया जाता है धान। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंचाई की कटाऊ पानी विधि है। तो सिंचाई के लिए कटाऊ विधि, यानी कि जैसे अपलावन विधि या प्रवाह विधि या कुण विधि या क्यारी बना के सिंचना या छिड़काव विधि, यानी कि सिंचाई की कटाऊ पानी विधि कौन सी है? यानी कि जो इसे कहने का मतलब खेत को पहले कटा दो, इसके बाद पानी भर दे चारों तरफ, पूरा मेड़बंदी पूरा बराबर, इसके बाद तब जाके जो पानी बंद कर देती, ये आपका हो जाएगा प्रवाह विधि। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कटाव विधि। किसे कहते हैं? जैसे वही मेड़ कटा दो, इसके बाद पूरा पानी भर जाए खेत में, तो ये आपका हो जाएगा कटाऊ विधि, है ना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्यारी विधि क्या होगा? छोटी छोटी क्यारी बना के उसमें जो है मेड़ में, जैसे खेत है ना, देखिए इस प्रकार,
छोटा छोटा कैसे खेत बना के ऐसे करके तब इसको सींचना, फिर एक एक करके इसमें सींचना, फिर इसमें सींचना, फिर इसमें सींचना, फिर इसमें सींचना, ऐसे ऐसे करके जो छोटा छोटा करके सींचना। जैसे गेहूँ अगर आप लोग बोए होंगे या अगर आप लोग देखेंगे तो जानते हो क्यारी बना के सींचा जाता है। लेकिन छिड़काव विधि में कैसे सींचा जाता है? छिड़काव विधि में इसलिए सींचा जाता है जहाँ पे पानी की बहुत ही मुश्किल से पानी मिलता है, वहाँ पे छिड़काव विधि का प्रयोग किया जाता है और सबसे कम मात्रा पानी की लगती है छिड़काव विधि में। ठीक है, जैसे आपका पहाड़ी और एरिया हुआ ना, तो वहाँ पे सींचने की कोई विधि नहीं होती, तो छिड़काव विधि द्वारा, चाहे वो मतलब कोई मशीन होती है छिड़काव करने के लिए, वहाँ पे ऐसे, ताकि पानी खपत कम हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक कौन सा हो जाता है? जूल में होता है। ठीक, चाहे एमकेएस पद्धति का है चाहे एसआई पद्धति का है, इंटरनेशनल यूनिट है ना, कोई भी कहे, दोनों बात एक है। कार्य क्या है? कार्य एक क्या? कार्य एक आपका अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। कार्य की कोई दिशा नहीं होती है, ऐसी राशि जिनकी कोई दिशा नहीं होती है वह आपकी अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, चाहे आपका कार्य होगा चाहे आपका ऊर्जा हुआ, इन सब का कोई जो है दिशा नहीं होती है। ठीक है, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, एमकेएस पद्धति में क्या होता है? एमकेएस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड, तो इसमें क्या मिल रहा है? किलोग्राम मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी एक सेकंड, क्या पूछा है? यम ऊर्जा का मात्रक, सॉरी हम उसको पढ़े नहीं। एमकेएस पद्धति ऊर्जा का मात्रक पूछा है, इसका ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? ऊर्जा का मात्रक आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सोचे इसका ये फुल फॉर्म पूछा है, वो उस चीज़ से थोड़ा हम इलिमिनेट मतलब कर दिए। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा आपका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक आपकी गतिज ऊर्जा, एक आपकी स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है आपका सूर्य है, सन। क्या होता है? आपका सन। अगला क्वेश्चन है, 1 न्यूटन बराबर होता है, 1 जूल होता है, तो 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन, एक सेकंड, 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 जूल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 79 नंबर क्वेश्चन है, नियमित खाद के प्रयोग से होती है, नियमित खाद के प्रयोग से होती है उपज की वृद्धि होती है, मिट्टी की वृद्धि होती है, पानी की वृद्धि होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपज की वृद्धि हो जाएगी। कोई फसल बोएंगे तो उसकी उपज की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जब नियमित से हम खाद प्रयोग करेंगे तब। चिमटा उदाहरण है, चिमटा किसका उदाहरण? चिमटा एक तृतीय प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही जवाब है। पुनः प्राप्त होने वाली नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो पुनः प्राप्त होने वाली कौन सी नवीकरणीय का ऊर्जा है? तो कोयला। कोयला क्या है? कोयला आपका नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है, ये गलत बात है। पेट्रोलियम ये भी गलत है, प्राकृतिक गैस ये भी। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि इससे जिससे जो ख़त्म नहीं होता है, जैसे ज्वार भाटा हमेशा आता रहता है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, कोई ख़त्म होने वाली कोई डर नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पुनः प्राप्त ना होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बताइए, यानी कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय में आपका हो जाएगा कोयला हो जाएगा। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा, ये सब आपका नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक, चाहे सोलर सेल हुआ, चाहे ये सब जो प्राकृतिक वाला है, ये सब आपका जो होता है ये आपका नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आपका आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है? सोलर सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? सोलर सिस्टम के द्वारा या सौर सेल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन विटामिन से है, जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील आपका विटामिन है बी और सी। कौन सा? विटामिन बी और विटामिन सी। इसका राइट आंसर आपका दोनों हो जाएगा, आ अब्बा दोनों, विटामिन सी और विटामिन बी दोनों दे दिया है ना। लेकिन अगर ऐसा आपके क्वेश्चन में अगर आपको दे दे तो आप लोग क्या कर लेंगे? बी सी दोनों लगा देंगे, या अगर आप कोई एक लगा देंगे तब भी आयोग ने सही मानना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन जब गलत दे दिया तो उसमें क्या किया जाए, है ना। वैसे जल में घुलनशील बी सी हो जाएगा और वसा में घुलनशील कौन सा हो जाएगा? के ई डी
ये अब कौन सा है, वसा में। किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। चलिए अगला है, दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है, कैल्शियम तथा फास्फोरस। किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम तथा फास्फोरस की आवश्यकता होती है। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है किसके द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा। किसके द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा। अब पाश्चुरीकरण क्या होता है, इसको दूध को बहुत तेज़ी से क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लगभग इसको खौलाया जाता है खूब तेज़ी से, फिर इसको तुरंत गर्म ठंडा कर दिया जाता है, लगभग 15 सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। यही जिससे उसमें जो होते हैं, जो उसमें कीड़े होते हैं वो सब मर जाते हैं, यानी जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है सभी, तब वो दूध बिल्कुल पाश्चुरीकरण हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इसके बाद फिर उस दूध को जो पैकेट में करके जो बाजार में बेचा जाता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, तो परमाणु का समस्त द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में निहित होता है। किसमें होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में निहित होता है। इसके बाद आपका लास्ट पेज है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सरल मशीन है। सरल मशीन कौन सी है, आपकी घिरनी है, ठीक है, पेंच है, पहिया है, ये सब क्या है, सब सरल मशीन है। इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद नंबर क्वेश्चन है, सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है। तो सीढ़ी आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, क्योंकि सीढ़ी जब ऐसे लगी होती है ऐसे, तो एक यहाँ पे भार लगा रहता है, एक यहाँ पे भार, मतलब जैसे सपोर्ट लगा होता है। जब कोई व्यक्ति चढ़ता है तो यहाँ पे अपना पैर रखता है तो भार यहाँ पे आता है, तो जिस चीज़ का भार बीच में लगता है वह आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है, चाहे वो आपका सरौता ही क्यों ना हो। सरौता है आपका, सरौता ऐसे ही होता है, आप यहाँ पे भार लगा क्या करते हैं, दबाते हैं इसको, तब यहाँ से ये रोटी यहाँ पे क्या करता है, उठाता है। हालांकि सरौता इस प्रकार होता है, देखिए ऐसे करके होता है सरौता। फिर जब यहाँ आप दबाते हैं ना तो ये सट जाता है, ये दोनों सट जाता है, यहाँ पे रोटी जो पकड़ी होती है। ठीक है, ऐसे होता है सरौता। चलिए अगला आपका है, आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम आपका कौन सा है, पेप्सिन है। कौन सा है, पेप्सिन है आपका। इसके बाद अगला आपका शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है। तो शर्करा का नियमन करने में कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन है। शर्करा का मतलब वही होता है शुगर, जिसे हम लोग नहीं कहते शुगर। शुगर कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन करता है। अगर शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है ना, आप सभी लोग जानते होंगे, तो वही चीज़ होता है। ठीक है, कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य कौन करता है, आपका करता है पैराथार्मोन करता है। कौन करता है, पैराथार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन आपका कौन सा है, मोम। मोम आपका कौन सा परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है मोम का। ठीक है, यानी कहने का प्रत्यावर्तित का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को अगर उसमें आप परिवर्तन कर दे, फिर उस अवस्था को अगर आप हटा दे रहे हैं तो फिर वह पुनः उसी अवस्था में आ जा रहा है। जैसे मोम क्या है, मोम को अगर आप पिघला देंगे तो वह पिघल जाएगा पूरा, फिर इसको अगर आप ठंडा कर दोगे तो फिर वह मतलब मोम मोम ही रहेगा, है ना, कि जल खत्म नहीं हो जाएगा। जलता क्या है, उसका जो धागा होता है ना, धागा उसका जल खत्म हो जाएगा, वो नहीं मतलब होगा। अगर आप मोम को फिर से जलाएंगे, अगर उसमें धागा डाल के, फिर वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोम। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। केवल उसका आकार आकृति के परिवर्तन होगा, लेकिन उसकी जो प्रकृति जो है, जो उसका काम करने का जो नेचर है, वो नहीं बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, कागज का जलना एक क्या रासायनिक परिवर्तन है, जिससे कागज से रासायनिक परिवर्तन का मतलब यह है कि हम उसको पुनः फिर उस अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है, अनियमित परिवर्तन है। ये इसका कोई नियम नहीं होता कि कब फूटेगा कब नहीं फूटेगा। इसके बाद अगला है 97वां क्वेश्चन है,
परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और उसके चारों तरफ क्या होता है? उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और उसके नाभिक में कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2-8 होता है। इसलिए होता है क्योंकि उसका कक्षा भरना चाहिए। जब वो कक्षा भर जाएगा तो वो किसी से क्रिया नहीं करेगा, चाहे वो 2-8 हो जाएगा, चाहे 2-8 18 हो जाएगा, चाहे 2-8 18 18 हो जाएगा, चाहे 2-8 18 18 32 32 हो जाएगा, कोई हो। यानी कि इसकी 4 कक्षाएं होती हैं। कौन कौन सी कक्षाएं होती हैं? देखिएगा, एक होता है KLMN। इसमें होता है 2, 8, 18, 32। ये इसकी कक्षाएं होती हैं, इसको भरना होता है। लेकिन ये वाली कक्षाएं डबल डबल होती हैं, 18 18 32 32। ठीक है, ये आपकी कक्षाएं डबल डबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कभी केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तो और डीप से अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। परमाणु द्रव्यमान में अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो परमाणु द्रव्यमान में अंतर्राष्ट्रीय मात्रा आपका क्या है? कार्बन 12। क्या है आपका? कार्बन 12। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। ठीक, इसके बाद आपका अगला है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सही सूत्र है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का सही सूत्र क्या है? कैल्शियम OH यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। ये आपका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो जाएगा। ये इसका आपका सूत्र हो जाएगा। तो यानी कि आपका 100 क्वेश्चन जो होता है, ये पूरा जो होता है, ये हमने कंप्लीट कर दिया राजन सीरीज का। क्या कर दिया? राजन सीरीज का हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इसी प्रकार हम सभी सीरीज का ले आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसको कंप्लीट करवा देंगे। फिर हम एक मैथ का एक मतलब डालेंगे जो है वीडियो, उसमें आप लोग रिव्यू बताइए कैसा आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको बहुत ही धीरे धीरे से बताएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।